हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक है 11th NCERT ज्योग्राफी, जो कि भारत भूगोल है, जिसका नाम भारत भौतिक पर्यावरण है। 11 क्लास के NCERT बुक, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे मैं पूरे भारत भूगोल पुस्तक से 150 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी टॉप 150 MCQ आपके सामने लाया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम, रेलवे एग्जाम, SSC एग्जाम, JPSC, JSSC या अन्य प्रतियोगी एग्जाम जहां भी भारत भूगोल से सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ से जो सवाल है वो काफ़ी खास होने वाले हैं, जो कि भारत भूगोल का NCERT ओवरव्यू पूरे कवर करने का प्रयास किया गया है इसमें। तो ये चीज़ आपको काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। भारत भूगोल NCERT, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका भारत भूगोल NCERT का बुक का ये कवर है, भारत भूगोल NCERT। और इसका अगर कंटेंट की बात करें कि क्या क्या आपको इसमें मिलेगा, कौन कौन सा टॉपिक से, तो सवाल जो आपका है ये भारत स्थिति से आपको मिलेगा। भारत आकार एवं स्थिति से, ये पहला चैप्टर है। दूसरा, संरचना और भू आकृति विज्ञान, जिसमें हम लोग भारत को कितने आकार में, कितने प्रकार में बांटा गया है, भारत की स्थलाकृति को, वो पता चलेगा। फिर है आपका अपवाह तंत्र, जिसमें हम लोग मूल रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं नदियों के बारे में। और उसके बाद है जलवायु यानी मानसून, जो भारत का एक खास जलवायु में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मानसून है, उसके बारे में। फिर है प्राकृतिक वनस्पति यानी भारत में मौजूद वनों के बारे में। फिर है प्राकृतिक संकट और आपदाएं, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो भारत में कहाँ कहाँ कैसी घटित होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एक चैप्टर पहले जो शामिल था मृदा, वो चैप्टर अब शामिल नहीं है, इसलिए शामिल इसमें नहीं किया गया है। वो पहले के NCERT में था, अब इसे नए वर्जन में शामिल नहीं किया गया है। अगर मृदा की बाद में अगर कभी ज़रूरत हो तो इसका अलग वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, लेकिन जो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार है वो हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो जो आपका पहला सवाल है आपके सामने, वो क्या है, चलिए देख लें। भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है, 30,87,263, 32,87,263, 32,90,342 या 32,92,263। तो इसका जो सही जवाब है पूरे भारतवर्ष का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल आपका कितना है, तो वो क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारतवर्ष का क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। पूरे भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का प्रतिशत का 2.42%, ये आपको याद रखना है। तो भारत का क्षेत्रफल काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितनी है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो रियल डिस्टेंस है वो कितना है? ऑप्शन ए 30-14, ऑप्शन बी 32-14 किलोमीटर, ऑप्शन सी 42-14 किलोमीटर और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है भारत की उत्तर दक्षिण की दूरी क्या है, तो उत्तर दक्षिण की दूरी हो जाती है भारत की, वो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर इसे हम लोग मैप में देखें तो मैप में हम लोग यूं इसे देख सकते हैं, ये रहा आपका। तो इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक कितना लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर लंबाई है। अगला लंबाई हम लोग को देखना है यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच, ये लंबाई भी आपसे पूछा जाएगा। गुजरात के गुहारमती से अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक की लंबाई अभी आपसे जस्ट पूछी जाने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल हमारा है वो क्या होने वाला है, वो हम लोग देख लें। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की पूछी गई है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2133 या 3132 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है 2933 किलोमीटर। इस प्रकार हम लोग देखें भारत का जो लंबाई चौड़ाई है वो आपका ऐसे वाला जो लंबाई है वो आपका क्या है, तो वो आपका 3214 है। और जो ऐसे पूरब पश्चिम लंबाई है वो आपका क्या है, 2933 है। जो पूरे क्षेत्रफल है वो क्या है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भारत के अक्षांश और देशांतर के बीच का एक भाग है, इससे पूछा गया है। भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 81.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो भारत का जो याम्योत्तर है वो किसे चुना गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो
82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं मैप के माध्यम से। तो इसमें आप देख सकते हैं ये रहा आपका मैप। यहाँ आप देखेंगे तो ये जगह और उसके बाद ये जगह और ये जगह, यहाँ आप अक्षांश और देशांतर का मान कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ इधर आप बढ़िएगा तो ये भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अगर पूरे विश्व के आधार पर हम लोग देखेंगे तो। और यहाँ भारत है आपका लगभग 68 डिग्री से 97 डिग्री तक फैला हुआ देशांतरीय विस्तार इसका है। अब टाइम यहाँ का माना जाए कि यहाँ का माना जाए ये बहुत बड़ा मसला होता है, इसलिए समय के लिए एक याम्योत्तर रेखा बीच का माना गया है और वो बीच का कितना है तो बीच का 82.5 डिग्री माना गया है जो इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। तो 82.5 डिग्री प्रधान याम्योत्तर है जो कि ग्रीनविच 0 डिग्री से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल में मौजूद है अक्षांश देशांतर से रिलेटेड, तो ये भी आप गौर कर सकते हैं। और अगर अक्षांश की अगर बात करें तो यहाँ 8 डिग्री से लगभग 37 डिग्री तक अक्षांश और 68 से 97 तक आपका देशांतर है। अक्षांश उत्तरी है और देशांतर पूर्वी है, इसका मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों में लगभग कितने समय का अंतर है। तो भारत के सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना का अंतर है, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटा। तो ये सवाल आपके लिए। तो इसमें आपको तभी पता चला कि देशांतरीय विस्तार जो है वो लगभग 30 डिग्री का है और बीच में जो याम्योत्तर रेखा जो गया है वो आपका 82.5 है। और आपको याद रखना है कि 1 डिग्री में कितना का अंतर होता है तो 4 मिनट का। तो 30 डिग्री में कितना का अंतर होगा तो 30 चौके 120 मिनट का। 120 मिनट मतलब कितना घंटा तो 2 घंटा। इस प्रकार हमारा सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो क्या होगा, 2 घंटे का अंतर है। यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का जो अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूरज उगता है तो गुजरात में 8 बजे उगेगा। अब सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। 8 डिग्री 41 मिनट से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कौन सबसे ज़्यादा उचित है अक्षांशीय विस्तार में, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो अभी अभी आपको पता चला, ऊपर ही बताया गया एक्सप्लेनेशन में। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अगला प्रश्न, ग्लोब में दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। 100 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर या 131 किलोमीटर। तो यह आपका ग्लोब है। ग्लोब में देशांतर दूरी क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं तो देशांतर कहते हैं। अब बात यह है कि दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, देशांतरों की संख्या 360 है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है, यहाँ वर्ड लिख देना था अधिकतम, क्योंकि देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों में 0 होती है और भूमध्य रेखा में आते आते बढ़ती है और फिर से ध्रुव में जाते जाते घट जाती है। तो जो अधिकतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी है और अक्षांश के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर ही होती है। अगला सवाल, यहाँ आपका देशांतरीय विस्तार से संबंधित सवाल पूछा गया है। ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन में एक बार बताने का प्रयास किया गया। निम्न में से कौन सा देशांतरीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक यानी सही है। 65 डिग्री 7 मिनट दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण पूर्व, 68 डिग्री 60 मिनट दक्षिण पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिण पूर्व, 76 डिग्री दक्षिण पूर्व से 95 डिग्री 25 मिनट दक्षिण पूर्व या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब जो क्या हो जाएगा वो हम लोग देखें। देखिए, इसमें अंक के मामले में आपका ये जवाब सही प्रतीत हो रहा है अंक के मामले में, लेकिन यहाँ जो दक्षिण वर्ड है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देशांतर जो है आपका केवल पूर्व देशांतर है। इस प्रकार ये दक्षिण वर्ड की वजह से ये आपका गलत हो जाता है, ये पूरे गलत। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा, कोई नहीं। इसका सही जवाब कोई नहीं होगा। हालांकि आपको एग्जाम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दिया हुआ रहेगा, आपको दक्षिण वर्ड नहीं मिलेगा और आपको कोई नहीं मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका ऑप्शन वहां बी होना चाहिए, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब सवाल देखिए,
सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन से देश क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में हैं। तो जो देशों का क्रम है उसमें आपको रखना है। ऑप्शन है रूस कनाडा चीन ब्राजील, ब्राजील कनाडा चीन रूस, चीन कनाडा ब्राजील रूस, या कनाडा रूस या ब्राजील चीन। देखिए आपको पहले भी बताया गया है, अगर आपको याद हो तो जो आपका देशों का क्रम है वो आपका क्या है, तो रक्कू-बाई। रक्कू-बाई जो है वो बड़े से छोटे देश का क्रम है। सबसे पहले R4 क्या हो जाएगा, तो R4 हो जाएगा रसिया, C4 आपका हो जाएगा क्या, तो कनाडा, फिर C4 क्या हो जाएगा, तो चाइना, फिर U4 हो जाएगा USA, B4 हो जाएगा क्या, तो ब्राजील, और A4 हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और I4 आपका हो जाएगा इंडिया। अब देखिए यहाँ के आधार पर कौन कौन मैच कर रहा है, तो रूस कनाडा चीन के बाद ब्राजील, एकदम सही। चीन के बाद आपका बीच में यूएसए है, तो यूएसए तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ब्राजील। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आप भारत का नंबर जो है वो 7वां नंबर पे है, उसका तरीका आपने देखा, उसका तरीका एक बार और आप कहीं पर लिख लें, रक्कू-बाई। रक्कू-बाई इसका सही है। R4 आपका रसिया, C4 चाइना कनाडा, C4 चाइना, U4 यूएसए, B4 ब्राजील, A4 ऑस्ट्रेलिया, I4 इंडिया। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत, 2.4, 2.5, 2.0 या 2.7। तो इसका सही जवाब ऊपर आपको बताया गया 2.4%। अगर आपको एग्जैक्ट पूछे तो 2.42% ये जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कितना है, 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां। तो आपने देखा रक्कू-बाई में, तो रक्कू-बाई में जो नंबर है हमारा वो कैवा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जो इंडिया का नंबर है वो क्या है, 7वां है। इस प्रकार हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो 7वां होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल कहता है कि भारत निम्न में से निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किस देश के साथ सीमा रेखा सबसे छोटी है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ बनाती है, ये सवाल पूछी गई है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो आपका होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी सीमा, और सबसे बड़ी सीमा अगर बोलेगा तो आपका 40-96 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा, और अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है। और अगर सीमाओं को अगर आप मैप में देखना चाहें तो मैप में आप यूँ देख सकते हैं। यहाँ आपका देखिए ये रहा आपका बांग्लादेश का सीमा, बांग्लादेश का सीमा जो कि टेढ़ो मेढ़ो होने की वजह से काफ़ी लंबा है। और चीन का सीमा तो 2 जगह में मिलता है, एक जगह यहाँ है और एक जगह आपका यहाँ है। पाकिस्तान का सीमा भी काफ़ी लंबा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की सीमा से तो छोटी ही है। और अफगानिस्तान की सीमा मात्र यहाँ पर बहुत छोटे इलाके में पड़ती है, इसलिए यह मात्र 106 किलोमीटर ही है। अगला प्रश्न, सवाल है इनमें से क्या भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी या ए बी दोनों। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला क्या है, तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो 13 का जवाब ए और बी दोनों होगा। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी ये दोनों अलग करते हैं। और अगर एक ही नाम अगर रहता तो एक नाम रहता आपका, केवल अगर एक नाम, तो वो होता पाक जल संधि। अगर हम लोग इसकी बात करें कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, इसे अगर हम लोग मैप में देखें तो मैप में हम लोग यूँ देख सकते हैं। ये रहा आपका भारत श्रीलंका का बॉर्डर। तो भारत श्रीलंका का बॉर्डर में ये है आपका पाक जल संधि। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाक जल संधि। और इस ओर जो है वो क्या है, तो इस ओर है आपका मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पर जो खाड़ी है उसे क्या कहते हैं, पाक की खाड़ी। और ये जो जगह है इसे क्या कहते हैं, इसे 2 नाम दिया जाता है। एक नाम दिया जाता है राम सेतु और एक नाम दिया जाता है आदम का पुल। ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं। सवाल है भारत की संपूर्ण सीमा द्वीप समूहों सहित कितनी लंबी है, 80-14 किलोमीटर, 75-17 या 7000 या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ बोलता है कि द्वीपों समेत भारत का जो संपूर्ण समुद्री सीमा रेखा की लंबाई है वो क्या है, तो वो 7516 पॉइंट समथिंग है, इसीलिए यहाँ लिखा है 7517 किलोमीटर। अगर इसका डिटेल की बात करें हम लोग मैप के थ्रू से, तो चलिए मैप में हम लोग चलते हैं। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि भारत की ये समुद्री सीमा रेखा है।
भारत की समुद्री सीमा रेखा देखिएगा तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पड़ेगा, ये मुख्य भूमि का है। और मुख्य भूमि का जो समुद्री सीमा है वो आपका है 6100 किलोमीटर। लेकिन आप देखिए ये अंडमान निकोबार का भी सीमा को और लक्षद्वीप का भी सीमा को अगर आप मिला दीजिएगा तो मिलाने के बाद ये 6100 से बढ़कर ये हो जाता है 7517 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। तो अगर बोलेगा द्वीपों सहित तो 7517 और मुख्य भूमि का तो 6100, ये आपको याद रखना है। सबसे लंबी सीमा रेखा अगर कोई राज्य के साथ बनता है तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य आपका गुजरात है। अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। सवाल कहता है ग्लोब में भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो ग्लोब में भारत की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए इसमें जो जवाब जो है वो आपका बदल सकता है, लेकिन यहाँ जो इसका जो क्या जवाब होगा वो भी आपको बताते हैं। मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी में अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत की स्थिति कहाँ है? चलिए वो बताते हैं। ये अगर मध्याह्न रेखा है, बीच वाली रेखा, तो बीच वाली रेखा से इधर आपका पूरब और ये आपका अगर बीच वाली रेखा है तो उसके ऊपर आपका उत्तर। तो भारत की स्थिति यहाँ है। इस प्रकार पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। लेकिन अगर आपका ऐसा ऑप्शन रहे जिसमें दिया हुआ है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सब रहे तो आपका जवाब होगा पूर्वी गोलार्ध। ऐसे में आपका जवाब क्या होना चाहिए? पूर्वी गोलार्ध। और अगर दोनों आपको टिक करने का रहे, पूर्वी और उत्तरी दोनों ऑप्शन रहे तो आपका दोनों होगा, और एक रहे तो आपको टिक करना है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। सवाल कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और मैकमोहन रेखा जो है वो किसके किसके बीच है? तो वो आपका भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ये डूरंट रेखा किसके किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो डूरंट रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल कहता है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेडक्लिफ, मैकमोहन, डूरंट या मैगी नोट। तो उसका जवाब अभी अभी आपने देखा, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो वो रेखा आपका मैकमोहन रेखा कहलाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत इनमें से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो हम लोग देख लें। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका राजस्थान है। और अगर छोटा राज्य पूछेगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए गोवा। ये रहा क्षेत्रफल के आधार पर। अगर आबादी के आधार पर पूछेगा तो एक नंबर में कौन आएगा? वो आएगा यूपी। और फिर लास्ट नंबर में कौन आएगा आबादी के हिसाब से? तो आबादी के हिसाब से सबसे आखिरी में आ जाएगा आपका सिक्किम। ये भी चीज़ याद रखना है, ये आबादी और ये रहा क्षेत्रफल। इधर वाला पार्टी जो है वो क्षेत्रफल का है और इधर वाला पार्टी जो है वो आबादी अर्थात जनसंख्या का है। अगला प्रश्न, सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्न में से कौन सा सही कथन है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, भारत दक्षिणी गोलार्ध में है, मकर रेखा भारत को 2 भाग में बांटती है, या ए और बी दोनों कथन सही है? तो देखिए उत्तरी और दक्षिणी एक साथ तो नहीं हो सकता। यहाँ आपको देखें, ऊपर हम लोग देख लिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार सही कथन जो हो जाएगा वो क्या होगा? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और तीसरा कथन की अगर देखें, यहाँ मकर के जगह हम अगर कर्क रहता तो सही हो जाता। मकर रेखा कि नहीं बल्कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क और मकर में क्या फर्क है वो आपको बताएं कि यहाँ अगर बीच में अगर हम लोग ऐसे खींचे तो बीच वाला रेखा भूमध्य होता है, ऊपर जो 23.5 डिग्री में कर्क होता है और नीचे जो 23.5 डिग्री में दक्षिण में है वही मकर होता है। तो ये रहा आपका क्या? कर्क। और ये रहा आपका क्या? तो मकर। अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या म्यांमार? ऊपर ही आपको एक्सप्लेन किया गया मैप के साथ ही। तो पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा रेखा जो है भारत का वो लगता है किसके साथ? तो वो लगता है बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा रेखा अगर किसी के साथ लगती है वो किसके साथ? तो वो नाम आपको याद होगा, ऊपर आपको बताया गया था, वो नाम है अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न, भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती वह है? पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा या हरियाणा? तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किसी से नहीं मिलती वो हम लोग को देखना है। तो चलिए वो हम लोग मैप से भी हम लोग देख सकते हैं कि कितने राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा कोई अन्य देश से नहीं मिलती। हालांकि इसका आंसर पहले आपको बता दें, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? हालांकि इससे पहले हम लोग मैप में भी देख सकते हैं।
तो अगर हम लोग मैप में देखें तो कौन सा राज्य का सीमा नहीं मिलता, तो यहाँ पर आप देखिए एक राज्य आपका दिख रहा है हरियाणा। ये रहा आपका पंजाब जो कि पाकिस्तान के साथ मिलता है, लेकिन हरियाणा जो है ऑप्शंस में से हरियाणा का सीमा नहीं मिलता। बाकी मध्य प्रदेश का नहीं मिलता, झारखंड का नहीं मिलता, इधर का आपका किसी का भी तो नहीं मिलता है। ये सब जितने भी हैं ये सब में से किसी का नहीं मिलता। इधर वाले का लगभग का आपका मिलता है, सब के सब का मिलता है। इधर वाले का भी सब के सब का मिलता है, केवल आपका नहीं मिलता तो यहाँ पर हरियाणा का, और उसके बाद मध्य प्रदेश, और यहाँ से नीचे आपका इधर का किसी का भी नहीं मिलता, बंगाल और गुजरात के अलावा। तो इसका जो सही जवाब जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो सही जवाब आपका हरियाणा होगा। तो चलिए हरियाणा को हम लोग टिक करके आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो हरियाणा अन्य देश के साथ इसका सीमा नहीं मिलता। अगला प्रश्न, सवाल कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इनमें से जो देश शामिल नहीं है उसका नाम क्या है, तो वह है आपका म्यांमार। भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार शामिल नहीं है, बल्कि म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में शामिल है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में म्यांमार शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश शामिल है वो भी हम लोग देख लें। तो उसमें हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा भारत, एक हो जाएगा पाकिस्तान, एक हो जाएगा अफगानिस्तान, एक हो जाएगा नेपाल, एक हो जाएगा भूटान, एक हो जाएगा बांग्लादेश, और उसके बाद आपका हो जाएगा श्रीलंका। तो ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। अगला प्रश्न, पाक जल डमरू मध्य जिन दो देशों के बीच स्थित है, मैप में आपको ऊपर दिखाया गया था, भारत और पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत और मालदीव। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल संधि है, जिसमें मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी आपको बताया गया था अभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सवाल कहता है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है, 27वां, 28वां, 29वां या 30वां। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 2 जून 2014 को बना 29वां राज्य जो है वो क्या है, तेलंगाना है। तो तेलंगाना भारत का कैवा राज्य है, 29वां। ये कब बना है, तो 2 जून 2014 को बना है। भारत का 28वां राज्य कौन है, तो 28वां राज्य आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। झारखंड जो है वह 28वां राज्य है, 15 नवंबर को बना। और अगर आपसे पूछा जाए कि 27वां राज्य कौन है, तो 27वां राज्य आपका 9 नवंबर को बना था, और 9 नवंबर को बना हुआ 27वां राज्य आपका है उत्तराखंड। ये भी चीज आपको याद रखना है, उत्तराखंड जो है वो कैवा राज्य है, 27वां राज्य है। और 26वां राज्य अगर पूछे तो 1 नवंबर 2000 को बना हुआ राज्य जो है वो छत्तीसगढ़, वही आपका क्या है, तो वो आपका 26वां राज्य है। और अभी वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सवाल भी आपका एग्जाम में आ रहा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। तो 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला राज्य जो है वो आपका कौन है, नाम से भी आपको समझ में आया होगा कि त्रिपुरा इसका नाम क्यों है, क्योंकि 3 ओर से घिरा हुआ है। अगर हम लोग मैप में इसे देखें त्रिपुरा को, तो त्रिपुरा को अगर आप मैप में देखिएगा, तो चलिए मैप को जूम करके आपको बताया जा रहा है। ये रहा भारत का मैप, इसमें आपका त्रिपुरा ये रहा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से, और तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ 2 ओर से आपका भारतीय राज्य से घिरा हुआ है। तो ये रहा आपका कौन सा राज्य, तो ये रहा आपका त्रिपुरा, जो 3 ओर से घिरा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल आपका है वो क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 26। सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। तो कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा किससे स्पर्श करती है, तो म्यांमार से। तो म्यांमार पे स्पर्श करने वाला जो भारतीय राज्य हमारा है वो क्या है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन हम लोग को मैप में देखना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार से म्यांमार से अपना ज्यादा सीमा टच करती है। तो देखिए ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का ये सब हिस्सा जो है ये सब चीन से टच करता है, लेकिन इधर का हिस्सा जो है वो क्या है, म्यांमार से टच करता है। तो अधिकांश हिस्सा म्यांमार से टच करने वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की सीमा को ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। सवाल कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा, सिक्किम, केरल या त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो गोवा, और अगर आबादी के हिसाब से पूछा जाता तो सिक्किम। तो चलिए मैप में एक झलक आप देख लें। तो अगर आपसे पूछा जाएगा गोवा का,
तो गोवा की बात देखिए, गोवा कहाँ है, तो गोवा आपका ये रहा भारत का सबसे छोटा राज्य, ये है गोवा, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। जिसकी राजधानी कहाँ है, तो जिसकी राजधानी पणजी है। और गोवा जो है आज़ाद किससे हुआ है, तो गोवा आज़ाद हुआ है पुर्तगालियों से। और यह आज़ाद हुआ है कब, तो 1961 में गोवा को आज़ाद कराया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, सवाल कहता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 5, 8, 7 या 6। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 8 राज्य से। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो इसे हम लोगों को मैप में देखना चाहिए। तो ये रहा भारत का नक्शा, और भारत का नक्शा से अगर हम लोग कर्क रेखा को हम लोग एज्यूम करके अगर हम लोग गुजारेंगे, तो ये रहा आपका कर्क रेखा गुजरता हुआ कौन कौन राज्य से, ये आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद गिनते जाएंगे 1, 2, 3, 4 के बाद 5वां झारखंड, छठा आपका कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, 7वां आपका कौन सा है, तो 7वां आपका है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद 8वां आपका कौन सा है, तो 8वां आपका है मिजोरम। तो ये रहे आपके 8 राज्य जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आप याद रखेंगे, तभी आप बता पाएंगे कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा 4 ऑप्शन देके कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, सवाल कहता है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, 11 डिग्री, 10 डिग्री, मन्नार की खाड़ी या अंडमान सागर। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दो अलग अलग द्वीप समूह हैं। ये दोनों अलग होते हैं कितने डिग्री चैनल से, तो 10 डिग्री चैनल से। इसे भी हम लोगों को मैप में जरूर देखना चाहिए। अगर हम लोग मैप की बात करें तो यहाँ आप गौर करेंगे कि अंडमान निकोबार, ये रहा आपका अंडमान द्वीप समूह और ये रहा आपका निकोबार द्वीप समूह। यहाँ जो बीच में आपका जो रेखा जो जाता है, यहाँ काल्पनिक रेखा, ये जो अक्षांश है वो कौन सा अक्षांश है, तो ये है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसीलिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अंडमान निकोबार का जल विभाजक कहा जाता है। यानी अंडमान निकोबार को अलग करने वाला जो रेखा है वो क्या है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे हम लोग 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं, 10 डिग्री चैनल भी इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। सवाल कहता है कि जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय का कितना अंतर है। कुल मिलाकर आप यही समझिए कि पश्चिमी और पूर्वी भारत के सूर्योदय के बीच का कितना अंतर है, 1 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है, पहले ही बताया गया है। यह अंतर आपका कितना है, तो 2 घंटे का है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। पृथ्वी की आयु लगभग कितने हैं, 40 करोड़ साल, 42 करोड़ साल, 460 करोड़ साल या 50 करोड़ साल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी की आयु वो कितनी है, 460 करोड़ वर्ष पृथ्वी की उम्र है। यानी इतना दिन पहले पृथ्वी का जन्म हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब आपका बी हुआ। अगला प्रश्न, भारत के किस दिशा में कार्बी एंगलोंग और मेघालय के पठार है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब तो आपका है उत्तर पूर्व। लेकिन उत्तर पूर्व कैसे है ये हम लोग को जानना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब तो ए है, लेकिन कैसे ये हम लोग देखते हैं। कार्बी एंगलोंग का पठार और मेघालय का पठार, देखिए ये रहा अगर आपका भारत का नक्शा, ये अगर भारत का नक्शा है तो ये रहा मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार। अब देखिए भारत का ये हुआ उत्तर और ये हुआ क्या, तो ये हुआ पूरब। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका उत्तर और पूर्वी दिशा में स्थित है कार्बी एंगलोंग का पठार। तो ये रहा आपका इस सवाल का एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 33। सवाल कहता है कि उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलोंग के पठार को छोटा नागपुर पठार से कौन सा भ्रंश अलग करता है। तो जो आपका यहाँ पर जो आपका कार्बी एंगलोंग का पठार था, तो छोटा नागपुर पठार से अलग कौन करता है, नर्मदा भ्रंश, तापी भ्रंश, मालदा भ्रंश, दामोदर भ्रंश। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो आपका मालदा भ्रंश है। बंगाल का मालदा भ्रंश दोनों पठारों को अलग करने का काम करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। सवाल कहता है प्रायद्वीपीय भारत वास्तव में किस प्लेट का हिस्सा है। तो जो प्राचीन काल में जो प्लेट टेक्टोनिक में जो प्लेटों का बांटा गया था, तो उस प्लेट में कौन सा प्लेट का हिस्सा भारत है, नजका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशिया प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। तो जो भारतीय प्लेट जो है वो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। और अगर बड़े प्लेट का नाम अगर बोला जाए कि यह कौन से समूह का हिस्सा था, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी गोलार्ध में था कि उत्तरी गोलार्ध में, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वह आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35।
सवाल है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह सवाल पूछा गया है। हालांकि यह सवाल में आपका बंगाल की खाड़ी वर्ड नहीं होना चाहिए, ये सवाल आपका थोड़ा सा रॉन्ग। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, आपको ये बताना है। समुद्र में गिरने से पहले कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका जवाब है नर्मदा। अब थोड़ा हम लोग कारण देख ले कि ये डेल्टा की क्या कहानी है। देखिए भारत का जो नक्शा आप देखिएगा तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। इधर आपका क्या है, तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका क्या है, तो इधर आपका अरब सागर। इधर गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वे सब डेल्टा बनाती है। इधर गिरने वाली दो नदियां खासतौर से नर्मदा और तापी, दोनों के दोनों डेल्टा नहीं बनाती, ये आपको याद रखना है। इधर की नदियों की बात करें तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं ये सभी डेल्टा के निर्माण करते हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न, हिमालय निम्न में से किसका उदाहरण है। वलित और नवीन पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वतमाला, प्रायद्वीपीय पठार या मैदानी क्षेत्र। तो हिमालय जो है वो किस प्रकार का पर्वतमाला है, तो एक वलित है। वलित का मतलब जो इसका निर्माण हुआ है वलयन के कारण हुआ है, और वलयन के कारण हुआ है इसलिए वलित है। और यह इसका निर्माण बाकी पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में बाद में हुआ है, इसीलिए यह नवीन पर्वतमाला और वलित पर्वतमाला है। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। सवाल है वर्तमान में जहां हिमालय पर्वतमाला स्थित है, पूर्व में यानी पहले किसकी उपस्थिति थी। तो जहां अभी हिमालय है यहाँ पर, वहां पर पहले एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। तो देखिए ये सभी सागर तो अब भी हैं, इसका मतलब जवाब आपका ये आपका पकड़ना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या है, तो वो टेथिस सागर है। टेथिस सागर के स्थान पर वर्तमान में हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 38, युवा अवस्था में तीव्रगामी नदियां प्रवाहित होती है। युवा अवस्था में तेजी से बहने वाली नदियां प्रवाहित होती हैं और निम्न में से किसका निर्माण नहीं करती। गौर्ज, भी आकार की घाटी, छिपरकाएं, जलप्रपात, जलोढ़ मैदान। तो देखिए गौर्ज का निर्माण यानी महाखड्ड का निर्माण करती हैं, भी आकार की घाटी भी बनाती हैं, जलप्रपात भी बनाती हैं ऊंचे से गिरकर। तो जलोढ़ मैदान जो है वो वृद्धा अवस्था यानी बुढ़ारी अवस्था में होता है निर्माण। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या नहीं बनाती, तो नहीं बनाने में बात आ जाएगा किसका, तो जलोढ़ का मैदान नदियां वृद्धा अवस्था में करती हैं, न कि युवा अवस्था में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। सवाल है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो अरावली पर्वत जो है वह आपका गुजरात और राजस्थान में पड़ता है, गुजरात और राजस्थान में। तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट आबू, गुरु शिखर, डोडा बेटा या माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 39 इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो वह आपका गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर है। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि साउथ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न, लोकटक, लोकताक लिखा हुआ है या लोकताल लिखा हुआ है, तो इसका जो असली नाम है वो क्या है, तो वो है आपका लोकटक। लोकटक झील किस राज्य में है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या झारखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट, अनाईमुडी, डोडा बेटा या गुरु शिखर। तो ये सवाल पिछले ही एक्सप्लेनेशन में आया, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा, डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा। अगर नीलगिरी की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित पर्वतों की श्रृंखला जो कि क्या है, जो नीलगिरी है। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहीं पर नीलगिरी और पालनी पहाड़ियां स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है। और अन्नामलाई एक पर्वतों की श्रृंखला है जिसका सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, और अनाईमुडी साउथ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यह आपको बताया गया। और फिर माउंट एवरेस्ट हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। सवाल है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी आपको बताया गया कि ये मिलते हैं कहाँ, तो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं, यानी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के संगम आसपास में। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, पूर्वी घाट आपका ये रहा और पश्चिमी घाट आपका ये रहा। जहां पर दोनों मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उस जगह को बोला जाता है नीलगिरी। ये रहा आपका पश्चिमी घाट और ये रहा आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट असतत है और पश्चिमी घाट क्या है, सतत है, इसलिए इसे लगातार बनाया गया और इसे कट कट करके बनाया गया है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 43।
दक्कन का पठार का निर्माण किस प्रकार का चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट, प्राचीन ग्रेनाइट, नाइस, बलुआ या चूना? तो इसका जो सही जवाब है दक्कन का पठार का निर्माण, तो वो किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका सही जवाब है प्राचीन ग्रेनाइट और नीस से इसका निर्माण हुआ है दक्कन के पठार का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44। सवाल कहता है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट तो आपका यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल पूरे में स्थित है। तो पश्चिमी घाट को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसको महाराष्ट्र में जो नाम दिया गया है, क्या नाम है? सह्याद्री, महेंद्रगिरी, नीलगिरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सह्याद्री। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? अरावली, हिमालय, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो कौन सी है? तो वो आपका अरावली है। जो अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली के रीज तक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी, आपको अभी भी बताया गया कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। और माउंट आबू जो है वो भी अरावली में स्थित एक जैन स्थल है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। भारत में स्थित हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू, माउंट एवरेस्ट, मकालू या कामेट? तो यहां आपसे पूछा है भारत में स्थित हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की जो चोटी है सबसे ऊंची वो कौन है? तो वो आपका केटू गाडगिल है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू गाडगिल। और अगर यहाँ कंचनजंगा रहता तो इसका सही जवाब कंचनजंगा होता। और माउंट एवरेस्ट का आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है बल्कि यह कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या अन्नपूर्णा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो कौन है? वो माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालय में स्थित है। और यह कौन से देश में है? तो वो आपका नेपाल में है। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। सवाल कहता है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा, अनाईमुडी, गुरु शिखर, माउंट आबू? तो प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और वो कौन है? वो है अनाईमुडी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डियो वैली, माउंट थ्विलर, सैडल पीक, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी अंडमान निकोबार में स्थित तो हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो सैडल चोटी है। इसका नाम आपको एग्जाम में सैडल चोटी ही मिले जरूरी नहीं है, बल्कि इसका यह नाम भी आपको मिलता है। बस चोटी को आपको कर देना है पीक। इसका नाम एग्जामिनेशन में सैडल पीक ही ज्यादातर देता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50। सवाल कहता है कि भारत का एकमात्र जिंदा जीवंत सक्रिय ज्वालामुखी जहां से अभी भी उद्गार हो रहा है कहाँ है? लक्षद्वीप, मालदीव, कनानौर या बैरन द्वीप? तो अंडमान निकोबार में स्थित बैरन आइलैंड जो है इसमें भारत का एकमात्र ज्वलंत जिंदा सक्रिय ज्वालामुखी वोल्केनो स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की दो नदियां हैं, एक नर्मदा और तापी, आपको याद रखना है। और ये दोनों कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में अपना जल को विसर्जित करती हैं। कौन कौन नदी? नर्मदा और तापी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भ्रंश घाटी को आपको अंग्रेजी में नाम बदल के आपको दे दिया जाएगा रिफ्ट, तो आप गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली आपका एक ही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। सवाल है कि अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? मोड़दार, अवशिष्ट, ब्लॉक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा? अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो सही जवाब है अवशिष्ट पर्वतमाला। और बाकी अगर पर्वतमाला की बात किया जाए तो मोड़दार यानी वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वो आपका हिमालय है। और अगर बोलेगा ब्लॉक माउंटेन कौन कौन सा है, तो ब्लॉक माउंटेन में आपका दो है, एक है आपका विंध्याचल और एक है आपका सतपुड़ा। ये दोनों ब्लॉक माउंटेन यानी ब्लॉक पर्वतमाला के उदाहरण हैं। और अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? तो अभी अभी आपने देखा कि अरावली पर्वतमाला जो है वो अवशिष्ट पर्वतमाला है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। सवाल कहता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो जो जम्मू कश्मीर का जो ये जो इलाका पड़ता है तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम, सिंधु, चिनाब या रावी? तो कश्मीर के वेरीनाग से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम झेलम है। उसी नदी के किनारे श्रीनगर का स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है।
तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह आपका जवाब हो जाएगा झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 सवाल है कि लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन सी है? मिनिकॉय, अमीन द्वीप, कनान और इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वह आपका क्या है? तो वह आपका मिनिकॉय है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 हिमालय पर्वतमाला के पाद प्रदेश यानी फुट में कौन सा भाग स्थित है? तो हिमालय पर्वतमाला के 3 भाग हैं और श्रेणी कई प्रकार की श्रेणियां हैं। तो इसमें से फुट में कौन है? पीर पंजाल, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिवालिक आपका फुट में है। फुट मतलब हिमालय के सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है? कामेट, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या केटू? तो इसका जो सही जवाब है कि भारत में जो नहीं है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 सवाल है कि भारत में निम्न में से किस क्रम की शैलों में लौह अयस्क का निक्षेपन पाया जाता है? विंध्यन, गोंडवाना, कुडप्पा या धारवाड़? तो लौह अयस्क का निक्षेपन जो सबसे ज्यादा पाया गया है वो आपका धारवाड़ में है। और बाकी अगर बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है कोयला। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो ज्यादा पाया जाता है चूना। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 रांची और हजारीबाग जिले किस पठार के अंतर्गत आते हैं? छोटा नागपुर, अरावली, मालवा या दक्कन? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रांची और हजारीबाग के जिले, तो हमारा झारखंड से संबंधित ये प्रश्न है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत रांची, हजारीबाग जिले के पठार आते हैं, जिसमें हजारीबाग का जो निचला पठार हो जाता है, रांची जो ऊपरी पठार हो जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 सवाल है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रे का नाम बताएं। दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच के जाने के रास्ते को दर्रे कहते हैं। भोर घाट, गोरम घाट, पाल घाट या थाल घाट? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो स्थित है वो क्या है? वो आपका पाल घाट स्थित है। और थाल घाट और भोर घाट ये सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। अगला सवाल पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको पता है कि पूर्वी घाट जो है असतत है, जो कि बंगाल की खाड़ी के सामने महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। तो उदयगिरी, नल्लामलाई, महेंद्रगिरी या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग 1500 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न सतलज से काली तक हिमालय कौन सा भाग विस्तृत है? पंजाब, गढ़वाल, नेपाल या कुमायूं? यहाँ नदियों के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण है उससे सवाल पूछा गया है। तो सतलज से लेकर काली तक जो हिमालय का प्रकार है वो आपका कौन सा है? तो आपका कुमायूं हिमालय है। सतलज से काली तक कौन सा? तो कुमायूं हिमालय। बाकी हिमालय की अगर बात करें तो हम लोग एक बार अगर हम लोग मैप में देखें तो मैप में हमें अच्छा से समझ में आ सकता है। चलिए आपको ले चलते हैं मैप में। तो ये रहा आपके सामने मैप। अगर आप यहाँ देखें तो जो आपका सिंधु से लेके सतलज तक का बीच का इलाका है इसे हम लोग कश्मीर और या पंजाब हिमालय कहते हैं। और सतलज से लेके काली तक के बीच को कुमायूं हिमालय, काली से लेके तीस्ता तक के बीच को नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहान तक के बीच को हम लोग असम हिमालय का संज्ञा देते हैं। तो ये रहा आपका हिमालय का वर्गीकरण इसके आधार पर, यानी नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल, कोकन, सरकार या मालाबार? तो देखिए इसमें आपको तट के बारे में अगर एक बार आप जान ले तो आपको बहुत ही आराम पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग को हम लोग कहते हैं वो आपका कोरोमंडल तट है। और अगर इसमें अगर आपका ऑप्शन और भी होता तो चलिए आपको ऑप्शन में लेके चले तो आपको पता चला बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये रहा आपका तट का सिस्टम। तो देखिए तटों में अगर बात करें तो आपका यहाँ उड़ीसा तट जो है और बंगाल तट इसे मिला के हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार। इसे क्या कहा जाता है? तो उत्तरी सरकार। और उसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश का छोटा सा भाग को कहा जाता है गोलकुंडा तट। और यहाँ से लेके पूरे तमिलनाडु तक को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोरोमंडल तट। और अगर यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात के तट को बोला जाता है कठियावाड़ तट। और उसके बाद महाराष्ट्र से लेके यहाँ गोवा तक को बोला जाता है आपका कोकण तट। और यहाँ आपका गोवा से लेके केरल तक को बोला जाता है आपका मालाबार तट। ये आपको याद रखना है।
तो ये रहा आपका कोकन, ये रहा आपका मालाबार और ये रहा आपका कठियावाड़। तो ऐसे तटों के नाम अगर आप जानेंगे तो आपको बाकी सवालों में हेल्प होगा और आप आराम से सवाल को हल कर पाएंगे। तो आंध्र प्रदेश में स्थित भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है कोरोमंडल। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? यानी हिमालय जो है इसके बगल में फैले जो समतल मैदान है उसे क्या कहते हैं? दून, खादर, भाबर या तराई। तो हिमालय के जस्ट बगल में जो समतल मैदान है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भाबर का संज्ञा देते हैं, उसे भाबर कहा जाता है। और हिमालय में लटकती घाटियों को दून कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोंकण तट कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट कहां तक है? गोवा से कोचीन, गोवा से दीव, गोवा से मुंबई, गोवा से दमन। तो कोंकण तट जो है वो कहां तक स्थित है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा, गोवा से लेकर मुंबई तक का क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कोंकण तट। और गुजरात तट को हम लोग कठियावाड़ तट और कच्छ का तट में हम लोग बांट सकते हैं। अगला प्रश्न, मालाबार तट कहां से कहां तक स्थित है? गुजरात और गोवा, गोवा और कन्याकुमारी, नेल्लौर कन्याकुमारी, गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी। तो देखिए जो मालाबार तट है वो आपका गोवा से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। गोवा से कन्याकुमारी के बीच स्थित तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट, जो कि विशेष तौर से आपका केरल का तट होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली संरचना कौन सी है? धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा या गोंडवाना। तो अभी ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि धारवाड़ जो है आपका किसके लिए है? तो वो आपका लोहा के लिए है। विंध्यन आपका किसके लिए है? तो वो आपका चूना के लिए है। और गोंडवाना किसके लिए है? तो वो आपका कोयला के लिए है। इस प्रकार आपको अपना जवाब मिल गया है कि कोयला उत्पन्न करने वाला जो मुख्य संरचना कौन सा है? तो गोंडवाना श्रेणी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृतियों का सही क्रम है? पर्वत, तराई, मैदान, भाबर, भाबर, तराई, बांगर, खादर, तराई, भाबर, बांगर, खादर, बांगर, भाबर, तराई या खादर। तो देखिए इसमें जो भौगोलिक आकृतियों का जो सही क्रम जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67, तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या है? सबसे पहले होता है भाबर, फिर तराई, फिर बांगर और फिर खादर। यानी पहाड़ से जस्ट सटे इलाके भाबर, भाबर के नीचे तराई, तराई के बाद बांगर यानी कंकर मिट्टी और खादर यानी महीन मिट्टी। अगला प्रश्न, पश्चिम भारत का दक्कन ट्रैप कैसे बना है? ज्वालामुखी, कायांतरित, पातालीय या शैलचूर्ण से। तो पश्चिम भारत का दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से बना है किससे? तो ज्वालामुखी से, यानी ग्रेनाइट और नीड्स चट्टानों से बनी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, भारत का सर्वोच्च शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में है? पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम या कुमायूं। तो इसका जो सही जवाब है केटू गाडविन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह कहां स्थित है? तो काराकोरम। और जो वर्तमान में यह पीओके में स्थित है, पीओके का अर्थ होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70, सवाल है कि उत्तरी मैदान की नदियां किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं? उत्तरी मैदान की जो नदी हैं उत्तरी मैदान में वो इस प्रकार से आती हैं, ऐसे बहुत सारी नदियां मिलती हैं। तो इसका प्रतिरूप क्या है? वृक्षाकार और ये जालीनुमा अभिकेंद्री। तो क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसका सही जवाब, ये वृक्ष के जैसा दिख भी रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्षाकार। वृक्षाकार प्रतिरूप तब होता है जब एक नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं और वृक्षानुमा आकार बनाती हैं। अब देखिए यहां सवाल एक अलग कहता है, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है, जैसे एक अमरकंटक की पहाड़ी है, एक सोन नदी, एक महानदी, एक नर्मदा नदी। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से कितनी नदी निकल रही है? 3 नदी। तो किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनता है? और ये जालीनुमा अभिकेंद्री वृक्षाकार। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? यह आपका अर्ये प्रतिरूप कहलाता है। जब एक खास जगह से एक पहाड़ से सभी दिशाओं में नदियां बहती हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ये प्रतिरूप कहते हैं। अगला प्रश्न, जब सभी दिशाओं से आकर नदियां किसी झील या गर्त यानी एक ही जगह में आकर सब गिरेंगी, जैसे कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं, में विसर्जित होती है, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को किस रूप से जाना जाता है? अभिकेंद्री, अर्ये, जालीनुमा या कोई नहीं। तो अर्ये में तो आपका एक जगह से निकलकर कई जगह में जाता है,
तो ये तो आर्य का कहानी खत्म। तो आपका ए और सी में ही आपका होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री। अभिकेंद्री में क्या होता है, एक झील या गर्त में चारों दिशाओं से आकर नदियां मिलती हैं। अगला प्रश्न, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियों को कितने वर्ग में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का, ये हो जाएगा 2। कैसे, ये आपको बताएं कि भारत में इस प्रकार का सिस्टम है जिसमें आपका ये श्रीलंका है, कुछ नदियां आपका गिरती हैं कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में, और कुछ नदियां कहाँ गिरती हैं, तो अरब सागर में। तो नदियों पर जल विसर्जित करने के आधार पर नदियों को कितने भाग में बांटा गया है, तो सही जवाब आपका है 2 भाग में नदियों को बांटा गया है जल विसर्जित करने के आधार पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74। सवाल है, प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत या उत्तरी मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार का इधर जो बड़ी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तो लगभग पश्चिमी घाट आसपास से ही निकलती हैं, क्योंकि ये पूरब की ओर बहती है, पश्चिमी घाट के आसपास से निकलती हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, पश्चिमी घाट। अगला सवाल, नर्मदा और तापी नदियां अपना जल का विसर्जन कहाँ करती हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, रन ऑफ कच्छ या कोई नहीं। तो नर्मदा और तापी नदी जो है अपना जल खंभात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, और खंभात की खाड़ी कहाँ है, तो वह आपका अरब सागर का ही एक भाग है। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अरब सागर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 76। सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, गंगा, गंडक, कोसी या फल्गु। तो बिहार का शोक कहे जाने वाली जो नदी है वो कौन सी है, तो वो नदी कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि यह नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बिहार एक समतल इलाका है और इसमें नदियां जो मार्ग बदलती हैं तो इससे बाढ़ का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसे बिहार का क्या कहा जाता है, तो बिहार का इसे शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी द्रोणी की कुल लंबाई कितनी है, 2400, 2880, 2140 या कोई नहीं। तो सिंधु नदी द्रोणी की कुल लंबाई कितनी है, एक बार हम लोग मैप में भी देखें तो बड़ा बेहतर होगा। तो अगर हम लोग मैप में देखें तो जो सिंधु नदी जो है वो आपका तिब्बत के मानसरोवर झील आसपास से निकल के जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती हैं, और इसका जो कुल लंबाई है वो आपका कितना है, 2880 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। और तभी जो बिहार का कोसी जो आया था, ये कोसी गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बाकी रिवर के मैप के लिए हम लोग इसी मैप का रेफरेंस लेंगे। तो सिंधु नदी का नदी घाटी का लंबाई कितना है, तो नदी द्रोणी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 77 का जवाब बी है। अगला सवाल, सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, कैलाश पर्वत का बुखरचू, मानसरोवर झील, माउंट कंचनजंगा या माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही जवाब है, एग्जैक्ट मानसरोवर झील के निकट जरूर है, लेकिन एग्जैक्ट आपका क्या है, कैलाश श्रेणी पर्वत के निकट बोखरचू हिमनद जो है वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, श्योक, गिलगित, अलकनंदा या नुब्रा। तो देखिए जो अलकनंदा है वो गंगा की सहायक नदी है, इसलिए आपका ये ऑप्शन जो हो जाएगा सिंधु की सहायक नदी है, बाकी नहीं है। बाकी तीनों नदी श्योक, गिलगित और नुब्रा जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। बाकी अगर सिंधु की सहायक नदियों की बात की जाए तो वह हम लोग को जरूर देखना चाहिए। देखिए सिंधु का जो सहायक नदी जो भारतीय क्षेत्र में है ये रहा आपका सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की सहायक 5 नदियां हैं, और यही 5 नदियां मिल के क्या बनाती हैं, तो 5 पानी का प्रदेश, यानी 5 प्लस आब अर्थात होता है पानी, उर्दू में होता है ये पंज और उर्दू में ये होता है आब, इसीलिए आपका ये जगह का नाम क्या बना, तो ये बना आपका पंजाब। आब मतलब पानी और 5 का होता है क्या, तो पंज होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल आपके सामने अगला है, क्वेश्चन नंबर 80। सवाल कहता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चेनाब, झेलम, रावी या सतलुज। तो अभी आपको बताया गया 4-5 नदियों के बारे में, तो इनमें से जो सबसे बड़ी नदी है वो आपसे पूछी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81। सवाल कहता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से किस नदी का उद्गम होता है, ब्यास, रावी, झेलम या सतलज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का, तो 81 का जवाब है रावी नदी। रावी नदी का रोहतांग दर्रे के किनारे से निकलती है। बाकी नदियों की अगर हम लोग बात करें तो एक बार हम लोग मैप में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये आपका झेलम नदी है। सिंधु आपका खुद निकल रहा है बोखरचू आसपास से, ये आपका ऐसे जा रहा है ऐसे,
अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील के आसपास से निकलकर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए ये नदी मिलती है कहाँ, तो चिनाब में। चिनाब नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है कुल्लू घाटियों से होकर, और यहाँ से ये नदी कहाँ मिलती हैं, तो ये झेलम में। और रावी नदी जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये आगे बढ़ते हुए मिल जाती है चिनाब में। और ब्यास नदी जो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलकर और मिल जाती है राकस ताल से निकलने वाली सतलज नदी में, और सतलज नदी दोनों मिलके इधर जो बाकी नदियां जो आती है चिनाब, इसमें मिलके और यहाँ पर पंचनद का निर्माण करती है, और पंचनद जाके फिर कहाँ मिलते हैं, तो सिंधु में, और उसके बाद सिंधु अपना जल को विसर्जित करती है कहाँ, तो अरब सागर में। तो ये रहा आपका सिंधु नदी का कहानी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 82। सवाल है कि हरिके बैराज किस नदी पर बनाया गया है, सतलज, सिंधु, झेलम या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा कि हरिके बैराज किस नदी पर बनाई गई है, तो ये आपका सतलज नदी पर बनाई गई है। चलिए इसका तह में थोड़ा जाएं तो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगे। तो इसका अगर हम लोग हरिके बैराज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपके मैप में आपके सामने क्या है कि ये रहा राकस ताल, तिब्बत से निकला हुआ सतलज नदी, और यहाँ ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकला हुआ ब्यास नदी जहां पर मिलती है वहां पर एक बैराज बनाया गया है, और वही बैराज का नाम क्या है, हरिके बैराज। और हरिके बैराज से इधर आपका एक नहर निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो ये आ रहा आपका कौन सा बैराज, हरिके बैराज, जो ब्यास और सतलज के संगम से में बनाया गया है, और वहां से क्या निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83। सवाल है सतलज नदी का उद्गम कहाँ है, राक्षसताल, श्रीनगर, हामटा दर्रे या मिठानकोट। तो देखिए कई बार आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया, फिर से हम लोगों को मैप में जाने की जरूरत नहीं है। सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो राक्षसताल यानी राकसताल से होता है। एनसीईआरटी में सही वर्ड राकसताल लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 84। अब देखिए सवाल, गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में है, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो देखिए गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड में है। गंगा नदी के बारे में हम लोग अगर पूरी जानकारी ले लें तो आने वाला सवाल हम लोग को सारा का सारा बनेगा। तो चलिए मैप में चलते हैं। तो मैप जो हमारा गंगा नदी का है उसमें अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए ये रहा आपका मैप, और मैप में अगर हम लोग देखें तो चलिए रेड कलर हम लोग ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा, तो अब देखिए गंगा नदी का उद्गम हुआ है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के गंगोत्री से, और ये गंगा जो है बहते बहते आ रही है अपना उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद देखिए उत्तराखंड के एक जगह है यमुनोत्री जिसे बंदरपुर कहते हैं, बंदरपुर से एक नदी निकला है यमुना, और ये यमुना बहते बहते आ रही है और प्रयागराज में मिल जाती है कहाँ, तो गंगा में। और यमुना की नदियां जो सहायक है उसे आप देखिएगा तो एक नदी आपका है चंबल जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, और उसके बाद एक नदी है बेतवा, और एक नदी क्या है, तो बनास। बनास आपका चंबल का सहायक नदी है। अब यमुना जो है अपने सहायक नदियों के साथ मिलती है प्रयागराज में कहाँ, तो वो मिल जाती है गंगा में। गंगा की और नदियों की बात करें तो ये गोमती नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, घाघरा नदी गंगा की सहायक है, गंगक, गंडक, कोसी ये सब गंगा की सहायक, ये सोन गंगा की सहायक है। गंगा जब आगे बढ़ते हुए जाती है तो एक जगह आता है पश्चिम बंगाल का फरक्का से यह फरक हो जाता है हुगली, और आगे नदी भागीरथी यानी गंगा में, और गंगा आगे जाती है। और उस तरह से आने वाली मानसरोवर झील के चेम्यूंग ग्लेशियर के आसपास से निकलने वाली जो सांगपो नदी जो कहलाती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ आके मिलती है, और मिलने के बाद गंगा से इसका नाम हो जाता है दोनों का मेघना, और दोनों का नाम जो मेघना यानी गंगा ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिल जाते हैं बंगाल की खाड़ी। तो ये रहा आपका गंगा का कहानी। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अब देखिए आपका एक्सप्लेनेशन आप जान लिए तो आपके सारे सवाल जल्दी से जल्दी आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं। सवाल कहता है कि गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, यह किस नाम से जानी जाती है। तो जब निकलती है तो इसका नाम क्या है, भागीरथी, गंगोत्री, गंगावती और रुद्रावती। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, तो भागीरथी के नाम से यह जानी जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86। सवाल कहता है कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कोई नहीं। तो भारत का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो किसका है, तो वो आपका गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 87। सवाल कहता है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है।
तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर, 25 25 2150, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है एज पर एनसीईआरटी वो क्या है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अगला सवाल, गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, ये सवाल पूछा है। तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, रामगंगा, सोन या घाघरा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है यमुना। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में यमुना का नाम आता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, बंदरपूंछ, बोखरचू, हिंडन या सेंगर। तो तभी बताया गया इसका जो उद्गम होता है वो बंदरपूंछ से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यमुनोत्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी, दामोदर, शारदा या फल्गु। तो बंगाल का शोक कहे जाने वाली नदी जो है वो दामोदर है, जो कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91, अमरकंटक की पठार से निकलने वाली नदियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह सही है। यानी अमरकंटक से 3 नदी निकलता है, सोन, नर्मदा, तापी, रामगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, नुब्रा, श्योक, गिलगित, दामोदर, कोसी और शारदा। तो देखिए जो अमरकंटक की पहाड़ से निकलने वाली नदियों का अगर इन समूहों की बात करें यहाँ के आधार पर, तो यहाँ आपका 3 नदी ये आपका पकड़ेगा 91 का ए, सोन, नर्मदा और तापी। यह अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ आसपास से निकलती है। एक बार आप मैप में भी इसे आप देखें तो आपको बेहतर समझ में आए। नर्मदा और तापी, हालांकि यहाँ जो है ये आसपास से निकलता है, तो तापी इसके बजाय अगर आपका महानदी होता तो ये आपका बेहतर था। हालांकि सोन और नर्मदा ये दोनों ही निकलती है खास, तो ये दोनों की वजह से हम लोग को पहला ऑप्शन मारना पड़ा। तापी नदी का उद्गम एग्जैक्ट अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं है, महानदी का भी नहीं है, लेकिन महानदी और तापी को भी माना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92, सवाल कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, चेम्युंगडुंग, सतोपत, मालवा या बोखरजू। तो उसका जो एग्जैक्ट नाम है वो क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है चेम्युंगडुंग ग्लेशियर से होकर निकलती है कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, क्या क्या नाम है वो आपको बताएं। ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो इसे हम लोग देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी जब चेम्युंगडुंग से निकलती है तो इसका नाम होता है यारलुंग सांगपो। उसके बाद जब ये नदी अरुणाचल में घुसती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। जब ये असम में घुसती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जब ये नदी बंगाल में घुसती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जब यह नदी पद्मा नहीं मेघना, और जब यह नदी गंगा से मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। तो इसका नाम कई बार अलग अलग जगह में अलग अलग है। ये आपको याद अगर आपको याद रहे तो इसमें आप फायदे में रहेंगे। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। देखिए नाम लेते शैतान हाजिर वाली कहावत सही हो रही है, मेघना, जमुना, पद्मा या कोई नहीं। तो इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का, वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा समूह सिंधु नदी की सहायक के लिए सही है। सिंधु का सहायक श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, दिहांग, सिकांग, सुबनसिरी, लोहित, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। तो देखिए ये सब तो गंगा की सहायक हैं, ये सब गंगा की सहायक, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक और ये सब यमुना की सहायक। इस प्रकार आपका सिंधु का सहायक ऑप्शन ए केवल बच रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात श्योक, गिलगित, जास्कर और हुंजा ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95, सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सबसे बड़ी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में भी एक बार हम लोग को जान लेना चाहिए तो हमें आराम पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जिसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है वो आपका क्या है, तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अगर बात करें तो उसे चलिए हम लोग जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये रहा आपका भारत का मैप जिसमें आप नदियों को बखूबी देख सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत आपका यहाँ से है और यहाँ से नीचे आपका नदियों की अगर बात करें तो देखिए गोदावरी जो कि नासिक आसपास से निकलती है गोदावरी, और जिसमें आपका कौन सा नदी मिल जाता है तो वेनगंगा और इंद्रावती, और ये दोनों मिलके उसके बाद ये डेल्टा बनाती हैं यहाँ पर। फिर एक नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वो
तुंगभद्रा और कृष्णा और भीमा, ये सभी नदियां मिलकर बनाती हैं। फिर आपका यह है पेन्नार, और उसके बाद एक नदी है आपका कावेरी, और कावेरी के बाद आपका एक नदी है वैगई। बहुत सारी नदियां हैं। फिर है पालर, फिर है पुन्यार। ये सभी अलग अलग नदियां हैं, जिसमें से आपका मुख्य नदियों की बात करें तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, यही आपका दक्षिण भारत का मुख्य नदियां हैं। जिसमें से सबसे बड़ी नदी आपकी कौन है? तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 96। सवाल है कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आप ऑप्शन देखे बगैर भी आप जान सकते हैं। अभी अभी आपको बताया गया कि गोदावरी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97। सवाल है कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कर्नाटक का ब्रह्मागिरी पहाड़ी, छत्तीसगढ़ का सिहावा, महाबलेश्वर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का, तो 97 का जवाब है आपका ए, कर्नाटक का ब्रह्मागिरी पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? तो कावेरी नदी का। छत्तीसगढ़ का सिहावा अगर पूछेगा तो ये आपका है महानदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98। सवाल है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तापी, नर्मदा, माही या कृष्णा? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? सरदार सरोवर परियोजना जो बनाई गई है वो नर्मदा नदी में बनाई गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले चिनाब नदी भारत में कितनी दूर तक बहती है? 1180, 1000, 1280, 1080? तो इसका जो सही जवाब है, ये तो डायरेक्ट फैक्ट से आपका सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जवाब है 1180 किलोमीटर पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले चिनाब नदी भारत में बहती है। अगला सवाल, भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य के एकमात्र जिला से बहती है, उस जिला का नाम बताइए। लेह, उधमपुर, पुंछ या पुलवामा? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वो आपका लेह है, जो कि अब जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख का एक जिला है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 101। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण से होती है? तो तमिलनाडु में वर्षा किस कारण से होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय या स्थानीय वायु परिसंचरण? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा 101 का, वो तो आपका है ऑप्शन ए। लेकिन ऑप्शन बी आपका क्यों है ये आपको जानना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल बताएं। तो चलिए यही मैप को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं और इसी में हम लोग शुरू करते हैं अपना डिटेल वर्जन। तो देखिए, जो हमारा मानसून है वो मानसून का दिशा ये है, और ये जो दिशा है मानसून का, वो दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? ये दिशा को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब बात यह है कि जाने के दौरान मानसून जो है वह तमिलनाडु में बारिश नहीं कराती, आने के दौरान कराती। तो आने के दौरान जो दिशा है वो आपका क्या है? वो आपका उत्तर पूर्व है। इसीलिए तमिलनाडु पूछेगा तो उत्तर पूर्व, और पूरा भारत पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम। ये आपको याद रखना है और सही जवाब क्लिक करना है। अगला प्रश्न 102। सवाल है कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में बांटती है? यानी भारत को दो हिस्सा में बांटती है, कर्क, मकर, भूमध्य या आर्कटिक? तो भारत को दो हिस्सा में बांटने वाला कौन सा है? तो वो आपका कर्क रेखा है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा लाने का कारण बनता है? तो मानसूनी पवन जो इस डायरेक्शन में जाती है उसे रोकने का काम करता है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत ही रोककर उसे भारत में वर्षा लाने का कारण बनाता है। तो ऑप्शंस आप देख ही लिए, लेकिन इसका जवाब ही आपको बताया गया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड बात था। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा आपका हिमालय पर्वत। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। सवाल कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कब पहुंचता है? 1 जून, 10 जून, 15 जून या 1 जुलाई? तो क्वेश्चन नंबर 104 में डेट से रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका है 1 जून। अगर पूछेगा कहां पहुंचता है तो जवाब होना चाहिए आपका केरल। और उत्तर भारत में कब पहुंचता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10 जून में पूरे नॉर्थ इंडिया में आपका पहुंच जाता है। 15 जून में नॉर्थ इंडिया में पहुंचता है। अगला सवाल, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत में कहां पहुंचता है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल की असम? अभी अभी आपको बताया गया कि केरल में 1 जून को ही मानसून पहुंच जाता है, और जो कि सबसे पहले होता है। अगला सवाल, लू एक शुष्क और तप्त हवा है, गर्म और सूखी हवा है।
जो निम्न में से कहाँ चलती है? दक्षिणी पठार, उत्तरी मैदान, हिमालय क्षेत्र या मरुस्थलीय भाग? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, लू जो है एक विशेष प्रकार की हवा है जो उत्तरी मैदान में चलती है, जो कि गर्म हवा होती है। तो हमारे इलाके में झारखंड, बिहार, एमपी, यूपी में क्या चलता है? लू चलता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 107 सवाल है कि असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख महीने में चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, लू, फूलों वाली बौछार या काल वैसाखी? तो असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलने वाली जो तूफानी हवा है उसका नाम जो दिया गया है वो आपका है काल वैसाखी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 108 सवाल है कि निम्न में से किन हवाओं से भारत में मानसूनी वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात? तो देखिए ये रहा आपका भारत का मैप का मोटा मोटी एक डायग्राम। ये डायरेक्शन होता है मानसून का और ये है आपका दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होगा? 108 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 108 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 109 सवाल है कि गारो और खासी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल कि अरुणाचल प्रदेश? तो जो गारो और खासी की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो वो मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, और ये तीनों पहाड़ियों के साथ साथ वहां मौजूद जनजातियों के भी नाम है। अगला प्रश्न दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा कब होती है? जून से सितंबर, जून से अक्टूबर, जून से नवंबर, अक्टूबर दिसंबर? तो जो आपका मानसून कब होता है यानी पूरा बरसात का सीजन आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है जून से सितंबर। और जून से सितंबर तक बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ फसल, जिसका ताल्लुक इसी से है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, मणिपुर, झारखंड, गंगा की मैदान? तो ये रहा आपका भारत का मोटा मोटी इलाका। ये मणिपुर का इलाका, ये गंगा का मैदान, ये रहा झारखंड और यह पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश जहां होती है वो स्थान क्या है? तो वह स्थान है पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, जहां आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 112 निम्न में से भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास, कश्मीर, लद्दाख या श्रीनगर? तो सबसे ठंडा स्थान जो है वो लद्दाख में स्थित द्रास है। द्रास सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 113 सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, मौसिनराम, चेरापूंजी या मुंबई? तो सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जहां विश्व में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 114 भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? अभी राज्य पूछा गया है, तभी जिला पूछा गया था। मेघालय, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थात मेघालय इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 115 निम्न में से किस राज्य में शीत ऋतु में बाढ़ आती है? तो शीत ऋतु में बाढ़ तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल या केरल? तो इसका जो सही जवाब है शीत ऋतु में बाढ़ कहाँ आती है? तो तमिलनाडु में। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? तो इसका कारण यह है कि आपको पता है कि तभी आपको बताया गया कि इस दिशा में जाने वाली मानसून से तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती, और इधर से आने वाली जो हवा है यानी उत्तर पूर्वी मानसून, इससे क्या होता है? तमिलनाडु में लौटते मानसून के समय बारिश होती है, और लौटता मानसून ठंडे के सीजन में होता है, और वही टाइम तमिलनाडु में बाढ़ आती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 116 सर्वाधिक वर्षा भारत के किस महीने में होती है? भारत में किस महीने में होती है? जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर? तो सबसे ज्यादा बारिश वाला जो महीना है वो आपका जुलाई है। जुलाई का महीना सबसे ज्यादा बारिश का महीना, सबसे गर्म महीना जून होता है, और सबसे ठंडा महीना जनवरी और दिसंबर होता है। अगला सवाल निम्न में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मौसिनराम स्थित है? खासी, गारो, नागा या जयंतिया? तो ये जो तीन पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया हैं उसमें से खासी पहाड़ियां में सबसे ज्यादा बारिश होती है, अर्थात चेरापूंजी और मौसिनराम खासी पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 118 मानसून शब्द निम्न में से किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन, फ्रेंच, अरबी या यूनानी? तो मानसून शब्द अरबी के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 119 सवाल है निम्न में से भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? मानसून, सिंचाई, नहर या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय कृषि तो बरसात पर निर्भर है, और बरसात अर्थात मानसून पर निर्भर होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 120 सवाल है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा निम्न में से कितनी है?
औसत बारिश कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175, 125। तो रेन गेज से सेंटीमीटर में जो वर्षा मापी जाती है, तो भारत में जो एवरेज रेनफॉल होता है वो कितना होता है? तो वो आपका 125 सेंटीमीटर भारत में औसत बारिश होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 121। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? उष्ण और आर्द्र, उष्ण और शुष्क, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो कैसे इलाकों में पाए जाएंगे? तो उष्ण क्षेत्र में तो पाए जाएंगे, लेकिन आर्द्र या शुष्क, ये है आपसे सवाल। तो इसका जवाब है उष्ण और आर्द्र। आर्द्र मतलब नमी युक्त, नमी युक्त का मतलब ये हुआ कि जहां आपका वर्षा काम भर होगी उस जगह को हम लोग नमी युक्त कह सकते हैं। तो सदाबहार वन वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, और वर्षा कहाँ होती है? जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो गर्मी और बारिश दोनों होनी चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 122। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कितना वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है? 50 से अधिक, 100 से अधिक, 200 से अधिक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह आपका 200 से अधिक हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वनों के मामले में जान लीजिए, अगर 200 प्लस बारिश है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और अगर आपका 120 से प्लस है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और 120 से अगर आपका कम है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, और अगर आपका 75 आसपास में है तो कटीले। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 123। सवाल है कि 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, कांटेदार पर्णपाती, वेलांचली अनुप? तो इसमें तो जवाब कम वर्षा वाला बात किया गया है, तो कम वर्षा वाला बात जो है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन वैसे जगह में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान। अगला सवाल, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कौन से वृक्ष समूह पाए जाते हैं? देवदार, चीड़, ब्लू अल्पाइन, ब्लू पाइन या स्प्रूस, रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, बबुल, शेर, खजूर, खैर, और इनमें से कोई नहीं? तो कांटेदार वन के जो वृक्ष हैं वह आपके बबूल, बेर, खजूर और खैर होते हैं, जो राजस्थान के इलाके में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 125। सवाल है, अंग्रेजों ने वनों को साफ कर भारत में किसके बागान लगवाए? चाय, कॉफी, रबड़ या इनमें से तीनों? तो वनों को साफ करके अंग्रेजों ने किसके बागान लगवाए? तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से तीनों, अर्थात चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगवाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 126। सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के अधिवेशन, जो कि रामसर अधिवेशन कहलाता है, जो कि हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, जिसके तहत जो दलदली भूमि है उसे बचाने की बात की जाती है। तो उसके तहत रक्षित जल कुक्कुट आवास कौन सी है? उड़ीसा में चिल्का, भरतपुर में केवलादेव, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका रामसर साइट जो है रक्षित कुक्कुट आवास, वो आपका क्या है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है इनमें से दोनों। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा में चिल्का झील, ये दोनों के दोनों रामसर साइट है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन है? अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? तो यहाँ प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत में वन आवरण सबसे ज्यादा कहाँ है? तो आपका मिजोरम है। एरिया में आपका मध्य प्रदेश पकड़ेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 128। देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? अरुणाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वह आपका कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जंगलों के मामले में सबसे आगे है। अगला सवाल, वन संरक्षण नीति कब लागू की गई? 1952, 1947, 1988, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वह आपका क्या होगा? तो वह आपका 1952 होगा। क्वेश्चन नंबर 129 का सही जवाब है 1952। हालांकि वन नीति जो लाई गई है वो कब का है? 1988, लेकिन यहाँ है वन संरक्षण नीति, इसीलिए आपका जवाब है 1952। अगला सवाल 130। सवाल है कि वन संरक्षण नीति का संशोधन कब किया गया? 1952, 1947, 1988, इनमें से कोई नहीं? तो उसमें जो संशोधन वाली जो वन नीति है वो कब लाई गई? तो 1988 में। और वन संरक्षण नीति सबसे पहले 1952 में लाई गई। अगला सवाल, विद्यालय में पेड़ लगाना सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है, तो किस प्रकार के सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है? कृषि वानिकी, सामुदायिक कृषि वानिकी, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप विद्यालय में पेड़ लगाते हैं तो वो एक विशेष प्रकार की वानिकी के तहत आती है, और वो होता है सामुदायिक कृषि वानिकी आता है। तो वो आपका क्या है? सामुदायिक कृषि वानिकी, आपको याद रखना है।
वानिकी अर्थात खेतों में पेड़ लगाने को वानिकी कहते हैं। अब सवाल अगला देखिए 132वां, यूनेस्को द्वारा कितने जीवमंडल निचय को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है? 18, 10, 12 या 6? तो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के तहत 18 में से 12 को मान्यता प्राप्त है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12। और टोटल कितने हैं कुल? तो कुल कितने हैं? 18, जिसमें से MAB का यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने हैं? तो 12 हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 133। सवाल कहता है कि नीलगिरी जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उपर्युक्त सभी? तो नीलगिरी जो है वो तीनों में पड़ता है, इसीलिए उपर्युक्त सभी आएगा। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हम लोगों को जानना चाहिए। नीलगिरी, नंदा देवी, ये सभी के सभी ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो उड़ीसा है भीतर से सिंपल, ये रहा इसका ट्रिक, यानी सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर कब से चलाया जा रहा है? 71, 72, 73 या 74? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब 1973 है। इसके साथ एक और चीज आप जान लें कि प्रोजेक्ट टाइगर के बाद ही बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया है। उससे पहले जो राष्ट्रीय पशु हुआ करता था वो क्या था? तो वो शेर था। अगला सवाल, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन क्षेत्रों में वन होना चाहिए? 35, 55, 33 या 22? तो वन नीति के अनुसार कम से कम 33% क्षेत्र में जंगल होने ही चाहिए। अगला सवाल, सुंदरवन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कटीली या मैंग्रोव? तो सुंदरवन जो है वो किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है मैंग्रोव वन, यानी दलदली वनों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम जैवमंडल निचय कौन सा है? नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरवन या नीलगिरी? तो इसका जो सही जवाब है भारत का पहला, तो भारत का पहला जो जैवमंडल निचय है वो क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के आसपास का इलाका है। और बाकी के बाकी ये तीनों के तीनों जैवमंडल नीचे ही हैं, लेकिन पहले नहीं है। अगला सवाल, देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2020 में कितनी हो गई? 1411, 2411, 2967, 1967? तो इसका सही जवाब है 2967। इसके साथ आपको बताएं कि पूरी दुनिया में 4000 बाघ मात्र पाए जाते हैं, और 4000 बाघ में 70% बाघ तो भारत में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 140, मानव और जीवमंडल प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे 1971 में किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ या इनमें से कोई नहीं? तो ऊपर के चर्चे में कई बार शामिल किया गया था ये शब्द, और इसका सही जवाब क्या है? तो जवाब है आपका यूनेस्को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 141, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश? तो सबसे अधिक बाढ़ आने वाला जो स्थान है वो क्या है? असम है। किसके कारण? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण सबसे अधिक बाढ़ असम में आती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 142, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या सिंधु? तो माजुली नदी द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो नदी के बीच में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप, जो असम का 33वां जिला है। असम का कैमा जिला? तो 33वां जिला। यहाँ हर साल बाढ़ आता है। अगला सवाल, कौन सी निम्न आपदाओं में से कौन सी आपदा सबसे अधिक विध्वंसकारी यानी नुकसानदायी है? बाढ़, सूखा, भूकंप या चक्रवात? तो सबसे अधिक भयानक जो होता है वो आपका क्या होता है? तो वो भूकंप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही जवाब सी है। अगला प्रश्न 144, निम्नलिखित में से किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया? 2010 से 20, 2000 से 2010, 1990 से 2000, 1980 से 90, यानी आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया कब का है? तो ये आपका 1990 से 2000 का दशक को आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया था। अगला सवाल, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2011, 2005, 2000 या 1991? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में स्थापित हुआ, जिसकी सिफारिश पर 2006 में आपदा प्रबंधन विभाग अथॉरिटी NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। और यह अधिनियम एक्ट आया कब? तो एक्ट आया 2005 में।
अगला सवाल, सार्वधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से सभी। तो जो सबसे अधिक चक्रवात कहाँ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 146 का सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 147, 2001 में भीषण भूकंप कहाँ आया था? मथुरा, कोयना, गढ़वाल या भुज? तो सबसे हेवी भूकंप गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को आया था। याद रखिएगा, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में सबसे हेवी भूकंप आया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 148, बाढ़ में कंट्रोल करने के लिए भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया? 1980, 1976, 1978, 1982? तो इसका जो सही जवाब जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 48 का, वो आपका है 1978। 1978 में भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 149, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा है? 4, 5, 3 या 6? तो भारत में कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिए ज्यादा जोखिम भरा है, तो उसके आधार पर भारत को कितने भाग में बांटा गया है? तो वो 5 भाग में भारत के भूकंपीय क्षेत्रों को बांटा गया है, जिसमें भागों का नाम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिया जाता है। अगला प्रश्न, और यह आज का आखिरी प्रश्न, सवाल है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते? भूकंप, सुनामी, बाढ़ या भोपाल गैस त्रासदी? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भोपाल गैस त्रासदी। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और प्राकृतिक। ये आप भोपाल गैस त्रासदी जो आप देख रहे हैं, यह 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के जो मेथाइल आइसोसाइनाइड का जो एक फैक्ट्री था, उसमें से जो गैस लीक किया था, यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री मेथाइल आइसोसाइनाइड, इसी के कारण लगभग 8000 लोग प्रभावित हुए थे और यह भारत का सबसे विनाशकारी मानव निर्मित आपदा माना जाता है। तो यह आपदा काफ़ी खतरनाक है। तो यह पूछा गया जाता है भोपाल गैस त्रासदी का डेट, या इसमें कौन सा गैस, या मानव निर्मित, और आपका जैविक आपदा अगर पूछेगा तो कोरोना आपका हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा में सुनामी, बाढ़, ये सब आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा 150 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तो आपके लिए एक सवाल, केवल एक आपका सवाल यहाँ पर ये होगा, जो कि आपको ऊपर में आपको बताया गया है, उसी में से एक सवाल आपके लिए लिखा जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल यह है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका है वो आपका है 2880 किलोमीटर, ऑप्शन बी जो आपका है वो आपका है 2525 किलोमीटर, ऑप्शन सी जो आपका है वो आपका है 2900 किलोमीटर, और जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो चलिए आप जवाब देने का प्रयास करें, क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे हो तो जरूर जवाब दें। फिर मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाकी इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगा कि यह भारत के भूगोल से कैसे संबंधित है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और जाते जाते एक बात आपको और बताएं जो कि भूल गए, आपको चैनल को जरूर आप लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को शेयर कीजिए, और अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो वीडियो बनाने में।